आप देख रहे हैं जीरो और नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खिलाड़ी के गुस्से की ये तस्वीरें। दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने मैच हारने के बाद अंपायर की कुर्सी पर दे दनादन रैकेट बजा दिया। दरअसल इटालियन ओपन के दूसरे राउंड में कैरोलिना पिछड़ रही थी और एक पॉइंट को लेकर उनकी लाइन अंपायर से बहस हो गई। जब कैरोलिना मैच हार गई तो उन्होंने अंपायर की कुर्सी पर यूं रैकेट तोड़कर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि अंपायर ने भी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन से कैरोलिना के बर्ताव की शिकायत की है। और आज सबसे बड़ा मसला हम कश्मीर का आपके सामने उठा रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान एक दोराहे पर खड़ा है और इसलिए आज जवाब देना पड़ेगा सबसे पहले सरकार को, उस सेना को जो सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है कश्मीर में। गृह मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है कि रमजान के दौरान कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस रोक दिए जाएंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल न्यूज नेशन यही खड़ा कर रहा है कि अमन जो लाने की कोशिश की जा रही है वो किस कीमत पर लाई जा रही है। क्या इसमें कोई शक है कि पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में शांति बहाली की इन कोशिशों पर जरा सा भी तवज्जो देते दिखाई देंगे? जाहिर सी बात, वो ऐसा नहीं करेंगे। और जब वो ऐसा नहीं करेंगे तो हम किस वजह से उन आतंकवादियों को एक बार फिर एकत्रित होने का मौका दें जो आज भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं? क्या हम अपनी भारतीय सेना के मनोबल को एक बार फिर हिला दें सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीतिक स्तर पर एक फैसला लिया गया है जो बड़ा ही बेसिर पैर का है? शांति इस तरह से बहाल नहीं हो सकती। आतंकवादी जब भाग रहे हैं तो उन आतंकवादियों को पकड़कर मारना वाकई में हमारी जिम्मेदारी बनती है। आतंकवादियों पर रहम करने का मतलब है कि हम एक बार फिर इस नासूर को सांस लेने के लिए छोड़ रहे हैं। बढ़ते कदम क्यों रोके? दुश्मन पर निशाना क्यों थामा? कश्मीर में रमजान को लेकर गृह मंत्रालय ने जब से ऑपरेशन रोक देने का ऐलान किया है तब से ऐसे ही सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या वाकई इस कोशिश से आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई बढ़त मिलेगी? वर्दी में देश की रक्षा और सेवा कर चुके बहादुर अफसर ऐसे कदमों को आतंकियों से लोहा लेते जवानों के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बहुत पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस करते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, जितना भी हो सके। हमेशा कोलेटरल डैमेज नियर जीरो होता है। हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और हमेशा हम कभी भी किसी ऐसी जगह रिलीजियस जगह नहीं जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके ऊपर आप कंडीशन लगाते हो सिक्योरिटी फोर्सेस पर, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही एक स्टेप जो है गलत स्टेप है और इससे सिचुएशन जो है सिक्योरिटी जम्मू एंड कश्मीर की और ख़राब होगी, अच्छी नहीं होगी। सामरिक नज़र से देखा जाए तो इन बयानों या यूं कहें कि उठाए गए सवालों में दम नजर आता है। अगर आतंकियों की कमर तोड़ने का ये सिलसिला रोका गया तो आतंकियों को दोबारा संगठित होने का मौका मिलेगा। आतंकियों की घुसपैठ बढ़ सकती है जिससे आतंकी तत्वों की तादाद बढ़ सकती है। सेना जिस रफ्तार से काउंटर टेरर ऑपरेशंस चला रही है उस पर असर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर रमजान के महीने के मद्देनजर लिया गया फैसला आगे बढ़ा तो सुरक्षा बलों की मेहनत जाया हो सकती है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की डिमांड मानकर सरकार में साझेदार का तुष्टीकरण किया गया। सवाल बहुत है और उनके जवाब शांति के लिए ऑपरेशन रोकने की इस कोशिश के नतीजे ही बताएंगे। टीम न्यूज नेशन। एक बुनियादी सवाल अभी हम आपके सामने रखना पसंद करेंगे। कितनी मुश्किल और शिद्दत और प्लानिंग के बाद आतंकवादियों की धरपकड़ होती है? उसके लिए इंटेलिजेंस की कितनी आवश्यकता होती है और किस तरह से इन गुप्तचर विभागों को अलग अलग तरीके से साधा जाता है ताकि एक जानकारी मिले और आतंकवादी को धर दबोचा जाए। अचानक से इसमें 1 महीने या 2 महीने का विराम लगा दीजिए, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ध्वस्त हो जाती है। यही कर रही है आज केंद्र सरकार कश्मीर में। कश्मीर घाटी में जिस तरह से आतंकवादियों की धरपकड़ पर एक तरफा रोक लगाई गई है, ये सेना के मनोबल तो एक बड़ा प्रहार है ही, इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है पाकिस्तान के संदर्भ में। भारत सरकार बार बार यह कह रही है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। जब हमने ये तय कर लिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा हिंदुस्तान में, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, तो आखिरकार पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को यह मोहलत हम क्यों दे रहे हैं कि वो एक बार फिर एकत्रित होकर हिंदुस्तान पर हमला करते दिखाई दे? और अगर ऐसा नहीं है तो भारत सरकार
आज अपने ही कॉल पर वापस क्यों जा रही है? क्यों हम शांति की पेशकश पाकिस्तान के सामने कर रहे हैं? क्यों हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक और मौका दें, कि वो हमें एक और जख्म दे? क्या सरकार अपनी ही नीति के पीछे नहीं जा रही है? क्या आज बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार खुद अपने राष्ट्रवाद की परिभाषा से पीछे नहीं जा रही है कश्मीर में? पाकिस्तान ने सरहद पर माह रमजान का आगाज कुछ इस तरह किया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने आज सुबह भारी गोलाबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया। खबरों के मुताबिक सांबा और कठुआ के रिगाल, चचवाल, चिल्लियारी, सुचैतगढ़, मंगूचक और चकदुलमा में पाकिस्तान फौज ने गोलाबारी की, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। घाटी में पाकिस्तान को अमन कबूल नहीं, भले ही महीना रमजान का हो या कोई और। इसी वजह से कुछ तबके कहते हैं कि पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। उनके तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि वो सब इस तरह के आतंकवादी संगठन वहाँ पे हैं जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या पुष्टि की जा सकती है? वो तो ये करते ही रहे हैं। और सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं बोला, उससे पहले मुशर्रफ ने बोला, उससे पहले आसिफ ने बोला, उससे लगभग सारे जितने भी वहाँ पे बुद्धिजीवी हैं सब ने अपनी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। केंद्र ने अलगाववादियों और आतंक को लेकर पाकिस्तान से बात न करने का दम कई मौकों पर भरा है, लेकिन सरकार कई बार अपने ही दावों से मुकरती नजर आई। बैंकॉक में NSA स्तर की बातचीत से लेकर लाहौर में गिफ्ट डिप्लोमेसी तक भारत ने अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान से धोखा ही मिला। हालात और नतीजे इसी तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कम से कम बातचीत से तो नहीं सुधरेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान की तथाकथित इन तमाम शांति की कोशिशों को धता बताता है। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान ने आज ये तय पाया कि पाकिस्तान में कोई आतंकी है ही नहीं। यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलेआम कहा कि आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान का एक सम्मानित नागरिक है, और ऐसे में हाफिज सईद अगर चुनाव के मैदान में उतरता है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जरा आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर 200 लोगों की हत्या का सीधे तौर पर आरोप हिंदुस्तान में है, जिसे दुनिया आतंकी मानती है, उसे पाकिस्तान सम्मानित नागरिक मानता है और चुनाव में उतारने पर पूरी तरीके से आमदा भी है। इसके बाद भी हमें कोई गलतफहमी होनी चाहिए पाकिस्तान के संबंध में क्या? हाफिज सईद लश्कर का वो आतंकी सरगना जिसकी नजर अब पाकिस्तान की सत्ता पर है, और पाकिस्तान में जिस तरह हालात बदल रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि हाफिज को पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती हासिल हो गई है। इन कयासों की वजह है पाकिस्तानी फौज के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डीजी का जवाब। ISPR के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान दिया है कि अगर लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद पाकिस्तान की राजनीति में उतरे तो इस पर पाकिस्तानी फौज को कोई एतराज नहीं होगा। बयान साफ करता है कि पाकिस्तानी फौज अब हाफिज सईद पर दांव खेल रही है। हाफिज की ताकत बताती है कि अगर फौज का हाथ मिला तो हाफिज पाकिस्तानी सियासत में अपनी जड़ें पैवस्त कर देगा। हाफिज की पार्टी को अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसने प्रचार शुरू कर दिया है। कश्मीर के बहावलपुर, लाहौर और ननकाना साहिब जैसे इलाकों में हाफिज प्रचार कर चुका है। जानकार बताते हैं कि अगर हाफिज जैसा आतंकी सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुआ तो ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा होगा। यदि वो खतरा है, देश के लिए खतरा है, यदि वो आतंकी है, और तो फिर ये कैसे आप उसको राजनीतिक क्षेत्र में स्पेस दे रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो साझेदारी है ना, जो दोस्ती है पाकिस्तान आर्मी और हाफिज सईद और सब आतंकवादी संगठन में, उसका ये प्रत्यक्ष स्वरूप है, सबूत है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से आतंकवादियों घटनाओं में लिप्त है। पाकिस्तानी फौज का अतीत बताता है कि उसे सियासी दांव खेलने की आदत है, और हाफिज के साथ पाकिस्तानी फौज वो दांव खेलना चाहती है जहां हर हाल में जीत उसी की होगी। टी न्यूज़ नेशन।
हाफिज सईद को अगर पाकिस्तान में फौज की सरपरस्ती से पूरे तरीके से चुनाव में उतरने का मौका दिया जाता है तो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उस बात को लेकर होगी क्योंकि लश्कर और जमात की शक्ल में हाफिज पहले ही एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर चुका है। बात जमात-उद-दावा के दावे की करें तो पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के करीब 50,000 कार्यकर्ता हैं जो मिली मुस्लिम लीग से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मिली मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में 300 दफ्तर हैं। जमात-उद-दावा पाकिस्तान में 400 से ज्यादा मदरसे और स्कूल चलाता है जिसका इस्तेमाल मिली मुस्लिम लीग के प्रचार के लिए किया जाता है। साथ ही जमात 200 अस्पताल और हेल्थ सेंटर भी चलाता है जिसमें तकरीबन 5,000 लोग काम करते हैं। ये पहुंच बताता है कि आज पाकिस्तान की आवाम तक हाफिज सईद किस तरह से एक स्वयंसेवी संस्था के तौर पर पहुंच रहा है। पाकिस्तान के बाद आइए अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान का संबंध अगर उसे किसी भी नागरिक से होता है या ऐसे किसी भी तिब्बती से होता है तो वाकई में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम बात कर रहे हैं चीन की, जिसने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो तमाम तिब्बती या तिब्बत मूल के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है उन्हें किसी भी तरीके से एक दीक्षित संत या साधु के तौर पर तिब्बत में नहीं आंका जाएगा। उन्हें तिब्बत में इस बात के कोई अवसर नहीं मिलेंगे जिससे वो धर्म को आगे बढ़ा सकें जो हिंदुस्तान में आकर दीक्षा लेते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन बताने के लिए काफी है कि तिब्बतियों की आजादी की आवाज दबाने के लिए अब चीन की हुकूमत किसी भी हद तक जा सकती है। चीन ने इस बार एक तीर से दो शिकार किए हैं, यानी तिब्बती सन्यासियों के बहाने भारत पर निशाना साधा है। दरअसल चीन ने सिचुआन प्रांत में तिब्बती सन्यासियों या यूं कहें कि भिक्षुओं को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक भारत में गलत तरीके से बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा देने वाले भिक्षुओं को सिचुआन में प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन के इस कदम के खिलाफ भारत में निर्वासित तिब्बती समाज ने नाराजगी जाहिर की है और इस कदम को तिब्बतियों की आवाज दबाने का एक जरिया करार दिया है। बुद्धिस्ट के बारे में अगर उनका गवर्नमेंट जो है जो बैन कर रहे हैं गवर्नमेंट है वो एक एथेइस्ट गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट नहीं मान रहा है ना, वहाँ का जो पब्लिक है वो तो एक किस्म का बुद्धिस्ट है, वो लोग मान रहे हैं कि एक धर्म में मानते हैं। दरअसल चीन को डर है कि भारत से आने वाले भिक्षु कहीं अलगाववादी विचारों को हवा देकर दोबारा तिब्बत की आजादी के आंदोलन में जान न फूंक दे। इसी वजह से चीन में भारत से आए भिक्षुओं को देशभक्ति की क्लास में जाना पड़ता है। ऐसे पाठ्यक्रम के जरिए चीन जोर जबरदस्ती से भिक्षुओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। अब देखिए चाइना जो है अभी तक हमारे जैसे कि हमारे देश को कब्जा कर रखा है उसने, और हमारे धर्म है हमारा संस्कृत के ऊपर में वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। तिब्बत की आजादी का आंदोलन काफी हद तक शांत हो चुका है। खुद दलाई लामा कबूल चुके हैं कि तिब्बत को सिर्फ स्वायत्त शासन चाहिए। बावजूद इसके चीन हार्ड हैंड पॉलिसी का इस्तेमाल कर तिब्बतियों को पूरी तरह खामोश करने की फिराक में है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन में सरकार अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बना रही है। तिब्बतियों और ईसाइयों के साथ साथ उइगर मुसलमानों को भी सरकार के दमन चक्र का सामना करना पड़ रहा है। चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के लिए एक नया आदेश पारित किया गया है जिसके मुताबिक उइगर मुसलमानों के घर के अंदर चीन के प्रशासनिक अधिकारियों के रहना शुरू कर दिया जाएगा। इस आदेश की वजह बताई जा रही है कि चीन की मुख्य धारा से उइगर मुसलमानों को जोड़ना, लेकिन उइगर मुसलमानों के नेता इसे घर में घुसकर जासूसी कराते रहे हैं। साथ ही ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसे कदमों के जरिए उइगर अलगाववादियों पर नकेल कसने की तैयारी है। दुनिया आज इंतजार कर रही है कि इंग्लैंड में जो रॉयल वेडिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ नहीं होने वाला। प्रिंस हैरी और अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कल की शाही शादी 19 तारीख को होनी है। शादी की तैयारियां जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शादी अपने आप में एक अलग अलग मायने रखती है, क्योंकि मेगन किसी शाही परिवार के नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो श्वेत भी नहीं है। ऐसे में इस बार ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिटेन की पूरी राजशाही परंपरा और राजशाही खानदान में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे आप अभूतपूर्व कह सकते हैं। दुनिया को इंतजार है 19 तारीख को होने वाली रॉयल वेडिंग का। कैसा दिखेगा शाही जोड़ा, कैसा होगा न्यू कपल का शाही स्वागत।
कौन कौन सी हस्तियां होंगी इस शाही शादी में शामिल? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए दुनिया बेताब है। 2 साल की रिलेशनशिप के बाद 19 मई को ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस हैरी और उनकी मंगेतर मेगन मर्केल की शादी होने वाली है। ये रॉयल वेडिंग विंडसर कैसल में होगी। महल के अंदर बने चर्च में प्रिंस हैरी और मेगन शादी के बंधन में बंधेंगे। हर रोज इस शाही शादी की तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लंदन में सुरक्षा इंतजामों से लेकर शाही महल की खूबसूरती की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। शाही परिवार भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। प्रिंस विलियम और केट भी खास तौर पर इस वेडिंग के इंतजामों में लगे हैं। शाही शादी के लिए केक भी एकदम शाही बनवाया गया है। सफेद रंग का ये खूबसूरत केक लेमन एल्डर फ्लावर के फ्लेवर का है, जिसको शादी के बाद शाही जोड़ा काटेगा। प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल 2016 में मिले थे। 1 साल डेट करने के बाद पिछले साल नवंबर में सगाई की थी। मेगन मार्केल हिस्पैनिक मूल की हैं। वो अमेरिकी हैं। उनका जन्म कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुआ। उन्होंने कई अमेरिकी टीवी सीरियल में काम किया। मेगन 8 फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इस शाही शादी में 1000 मेहमान आएंगे, जिसमें दुनिया भर की कई नामचीन हस्तियां शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा भी इस शादी में शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका मेगन के काफी करीब हैं और मेगन के बुलावे पर ही वो लंदन आ रही हैं। प्रिंसेस डायना से शाही परिवार में कॉमनर्स के जुड़ने का सिलसिला अब एक और कदम आगे बढ़ जाएगा और इसी वजह से दुनिया को ये इंतजार है, क्या मेगन के अंदर भी वो जादुई करिश्मा नजर आएगा जो प्रिंसेस डायना के अंदर था और केट मिडल्टन के अंदर है। टीम न्यूज़ नेशन। 14 जून यानी कि 1 महीने बाद फुटबॉल का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। फीफा और वर्ल्ड कप के जैसे जैसे नजदीक आने की खबरें आ रही हैं, दिलचस्प बातें भी सामने आ रही हैं। वर्ल्ड कप पर एक एडवाइजरी को लेकर अर्जेंटीना के फुटबॉल एसोसिएशन को माफी मांगनी पड़ी। जरा आप ही देखिए ये एडवाइजरी क्या कहती है। फुटबॉल की दुनिया में ला एल्बिलेस्टेस के नाम से मशहूर अर्जेंटीना की टीम को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ रहा है। अर्जेंटीना का पहला मैच 16 जून को आइसलैंड से है, लेकिन मैच से पहले ही टीम सुर्खियों में आ गई और इन सुर्खियों की वजह बनी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का एडवाइजरी मैनुअल। इस मैनुअल में एक चैप्टर का शीर्षक है रूस में लड़कियों से मिलने और दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या करें। मैनुअल के सामने आने के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन की किरकिरी हुई और मैनुअल को वापस लेना पड़ा। जब एडवाइजरी मैनुअल में इस किस्म के आपत्तिजनक शीर्षक की खबर फीफा तक पहुंची तो एसोसिएशन अधिकारियों से बात की गई। नतीजा हुआ कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने आंतरिक जांच बैठाई और कार्रवाई का भरोसा दिया। वर्ल्ड कप का इतिहास विवादों से भरा रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी एसोसिएशन पर आपत्तिजनक नसीहतें देने का इल्जाम लगा हो। टीम न्यूज़ नेशन। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं क्वेश्चन आवर में।